चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था एक सिंगल वीडियो में। मैंने 11 चैप्टर तक ये पार्ट में कंप्लीट करवा रखे हैं। हमारे इंडियन क्लासेस के ऐप पर चैप्टर नंबर 11 नेत्रों का रंग बिरंगा संसार तक सारे नोट्स कंप्लीट है, लेकिन इस वीडियो में ये सिंगल वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। वो जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वो पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके चैप्टर हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट में देखना अच्छा लगता हो तो आपके वो वीडियोस कहाँ मिलेंगे? आपको इंडियन क्लासेस को सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करो ना, फिर उसको जब आप ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो और सबसे पहले आता है कि वीडियोस को पढ़ना कैसे, हम नोट्स बनाएं कैसे। सबसे पहले हमें जो वीडियो मिलता है उसे हम पूरी अच्छी तरीके से देखें। जब हम एक बार पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें उसी में समझ में आ जाती हैं। जब हम दूसरी बार उस चीज़ को लिखते हैं तो वो हमारे जो दिमाग में होती है छप जाती है, हमें तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का या नोट्स पढ़ने का। सबसे पहले जो वीडियो होती है उसको पूरा देखो, फिर नोट्स बनाओ, तो आपको जो शब्द दिखते हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और क्या बोल रहा है ये शब्द, जिन चीज़ों के बारे में बता रहा है वो चीज़ें भी सारी समझ में आ जाएगी। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु एवं अधातु। इस सिंगल वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो देरी ना करते हुए हमारा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है धातु। मेटल क्या होती है? धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया है। आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है ना। तो धातु एक ऐसी चीज़ है, यानी धातु एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में, हथियार बनाने और हवाई जहाज, रेल आदि वस्तुओं को बनाने में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कॉपर, इसको Cu से डिनोट करते हैं, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, लेड Pb, जिंक Zn, सोडियम Na। अब इनके क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें ऐसे कौन से गुणधर्म या कौन सी अच्छाइयाँ, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इन सब में कौन सी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, तो इनका उपयोग हम बर्तन बनाने में, रेलवे के जो वस्तु होते हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए वही देखते हैं कि इनमें ऐसे कौन से गुणधर्म होते हैं या इनमें कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती हैं, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अगर इनके जो सतह होती है वो चमकदार होती है, अगर इन्हें बर्तनों को बनाया जाता है तो बर्तन भी चमकदार ही बनेंगे, है ना। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। इनमें ये भी गुण है, कठोर होती हैं तो बर्तन वगैरह जो रेल, हवाई जहाज के जो पुर्जे होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है। कुछ धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादरों से डाला जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज़ उत्पन्न करती है इसे ध्वनिक कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगर हम किसी धातु को पीटकर पतली चादरों के रूप में बनाएं तो उस गुण को आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और जब धातुओं को खींचकर लंबा किया जाता है तो इस गुण को तन्यता बोला जाता है। कठोर धातुएं और नर्म धातु। कठोर धातुएं कौन सी होती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नर्म धातुएं सोडियम और पोटेशियम, जिनको खींचकर लंबा किया जा सकता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना, चांदी। ऊष्मा की सुचालक धातुएं चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, ऊष्मा की कुचालक धातु लेड और मरकरी। अब धातु के रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ लिया कि इनके गुणधर्म पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम इससे रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे कि ये किन किन के साथ रिएक्शन करके कौन कौन से पदार्थों का निर्माण करती हैं। सबसे पहले आता है धातुओं का दहन।
धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती। ये कॉपर हमारा मेटल हो गया और ऑक्सीजन हमारी गैस होगी, मिलकर धातु ऑक्साइड, इसको बोला जाएगा धातु ऑक्साइड। इसको बोला जाएगा धातु ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम है जो एक तरह का मेटल है, इसमें भी O2 Al2O3, तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहलाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहेंगे? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 6HCl मिलके 2AlCl3 और 3H2O का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एनोडीकरण, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, एनोडीकरण क्या होता है? जब एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? जब एल्यूमिनियम की हम मोटी परत का निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एनोडीकरण बोलते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इस परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। दूसरा है हमारा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं किस तरीके से वाटर के साथ अभिक्रिया करती हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ये धातु हो गई हमारी मेटल, जिसे मेटल बोला जाता है, और ये हमारा हो गया H2O वाटर, मिलके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। 2K पोटेशियम और 2 मोल हाइड्रोजन के मिलके KOH और हाइड्रोजन रिलीज होगी। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। मैग्नीशियम मिलके 2HCl के मोल के साथ अभिक्रिया करके MgCl, ये हमारा लवण हो गया, ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती हैं। अधिक क्रियाशील जो धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है ना। सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग क्रियाशीलता अपनी क्रियाशीलता से कम क्रियाशील वाली धातु से क्रिया करके उससे विलयन से विस्थापित कर देती हैं। जैसे धातु A और B का लवण विलयन, तो A का लवण विलयन धातु B को विस्थापित कर देगा। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लैटिन शब्द। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में जब हम मिश्रण लिया जाता है तो उस मिश्रण को एक्वारेजिया बोला जाता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के कारण प्रबल संक्षारक होता है। ये गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। अगला आता है सक्रियता श्रेणी। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? जब धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है, जब उन्हें अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुओं को आगे रखा जाता है, फिर उससे कम उसके पीछे, फिर ऐसे कर करके उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम पोटेशियम होती है और सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड और प्लेटिनम होती हैं।
अब आता है नॉन मेटल। अधातु को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन मेटल। धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, जैसे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती, इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस होती हैं। अब इनके क्या गुणधर्म होते हैं? धातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती, मतलब इन्हें पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमने मेटल में पढ़ा था कि इन्हें जब मेटल को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इस गुण को आघातवर्ध्यता बोलते हैं, लेकिन अधातुओं में ये गुण अनुपस्थित होता है। अधातुएं तन्य नहीं होती, इनको खींचा भी नहीं जा सकता तथा ये भंगुर होती हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती, इसीलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने में नहीं किया जाता, क्योंकि जब बर्तन बनाएंगे अगर चमकेंगे ही नहीं तो वो किस काम के, है ना। तो इनमें ये सारे जो गुण होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती हैं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, पहले हमने धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, अब अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन O2 के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन मिलके धातु ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 गैस का निर्माण करता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। दूसरा आता है हमारा अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये सल्फर हो गया और ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके SO2 प्लस 2 मोल जल का निर्माण करती हैं। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2S गैस का निर्माण करती है। उत्कृष्ट गैसों के नाम हीलियम, नियोन, जो 18वें तत्व में जो सारी गैसें आई जाती है उसे हम उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मरकरी। ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रगड़ने पर पिघलने लगते हैं, गैलियम और सीजियम। जब इन धातुओं को हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लगती हैं। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, अब आता है अपरूप। अपरूप क्या होता है? कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। विभिन्न रूपों में पाए जाने की प्रक्रिया ही अपरूप कहलाती है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्रकृति वाला पदार्थ है। कार्बन का अपरूप हीरा होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं। हीरा, वो ग्रेफाइट और फुलरिन। कार्बन का एक अन्य रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। धातु से जब अधातुओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, मेटल से नॉन मेटल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस प्रक्रिया को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं या विद्युत सहसंयोजक यौगिक बोला जाता है। जैसे NaCl, Na+Cl- है ना, तो Na से Cl में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस प्रक्रिया को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल आकर्षण बल कार्य करता है। यानी प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्यतः रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि ये मजबूत विद्युत वाहक बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता।
विद्युत सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। देखो, धातुओं का निष्कर्षण से मतलब क्या है? प्रकृति में जो धातु जैसे सोना, चांदी जो होता है वो क्या शुद्ध रूप में प्रकृति से निकलता है? नहीं। जब सोना कहीं से निकलता है तो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जब उन अशुद्धियों को हटाया जाता है या उन अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम धातु का निष्कर्षण बोलते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण। देखो, अयस्कों धातुओं से जो अशुद्धियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अयस्कों का समृद्धीकरण में पढ़ा जाता है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्कों में से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग को हटाने में किया जाता है। अब जो सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातुएं जो क्रियाशील कम होती हैं उनको अलग तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, और जिनकी सक्रियता श्रेणी में क्रियाशील धातुओं की ज़्यादा होती है उन्हें अलग तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आता है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब अगर उनकी क्रियाशीलता कम रहेगी तो उन्हें आसानी से अगर गर्म भी करोगे तो उनके जो अशुद्धियाँ हैं वो नष्ट हो जाएगी और वो सरलता से स्वतंत्र अवस्था में आ जाएगी। लेकिन जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती हैं उन्हें गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कासन किस तरीके से किया जाता है? आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब आता है भर्जन। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु के साथ गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन बोलते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु के साथ गर्म किया जाता है यानी O2 के साथ गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला है निस्तापन। धातु कार्बोनेट या धातु ऑक्साइड अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। किसे कहते हैं? धातु कार्बोनेट या धातु ऑक्साइडों को सीमित मात्रा में जब वायु के साथ गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया किसे बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की क्रिया एल्यूमिनियम धातु से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे धातुएं गलित अवस्था में आ जाती हैं। इन दोनों के बीच की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कासन किस तरीके से किया जाता है?
कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें आसानी से धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातुओं का निष्कासन। अब पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटनीय विधि यानी परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। धातुओं से अवद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि है। इस विधि में किस तरीके से किया जाता है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। जब वो अशुद्ध धातु होती है तो उसको एनोड पर, और जब वो धातु अशुद्ध से शुद्ध हो जाती है तो वो कैथोड पर चली जाती है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। यानी अशुद्ध जो तांबा होता है वो एनोड का कार्य करता है और शुद्ध तांबे की जो पट्टी होती है वो कैथोड का कार्य करती है। विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंप कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे एक सेल होता है, इसमें क्या होता है? एक सेल होता है। यहाँ पे ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, है ना। यहाँ पे एनोड हो गया, और इसमें जो धातुएं होती है वो गलित अवस्था में यानी विलयन के रूप में होती है, अशुद्धियाँ होती हैं। जब उन्हें शुद्ध धातु का तो हम कैथोड बनाते हैं, शुद्ध तांबा का तो कैथोड बनाते हैं, और अशुद्ध जो तांबा होता है उसका एनोड बनाते हैं। जब ये जो धातुएं होती हैं, जो शुद्ध धातुएं होती हैं वो तो कैथोड पर जमा होती जाती हैं, और जो अशुद्ध धातुएं होती हैं वो एनोड पर जमा होती जाती हैं। विलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंप कहते हैं। तो इस विधि द्वारा हम धातुओं का जिनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, जिन धातुओं को आसानी से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, उससे विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में जंग लगता है? जल और O2 की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है। जब हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं या बारिश के समय घर से बाहर या खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है तो इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बना लेती हैं तथा यह काली पड़ जाती हैं। इसे कौन कौन से संक्षारण से सुरक्षा पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट कर सकते हैं। जंग या फिर अन्य विधियाँ यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत जाती है। इस विधि को यशद लेपन कहते हैं। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया, जब हम मैग्नीशियम और ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होता है वो प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण कर सकते हैं तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम लोहे में कोई अन्य पदार्थ मिला दे तो उनके जो गुणधर्म होते हैं वो बदल जाते हैं, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मिश्र धातु क्या होती है?
जब दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब कोई मिश्रण में एक से अधिक धातुएं मिल जाती हैं तो उस मिश्रण को मिश्र धातु बोला जाता है। मिश्र धातु यानी पीतल, इसमें कौन कौन से होते हैं? कॉपर और जिंक होते हैं। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। कांसा और सोल्ड, इसमें कॉपर और टिन और ये होता है जिसमें का उपयोग बर्तन, मूर्तियों में और विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। तो ये आपका 3rd नंबर जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने सिंगल वीडियो में पूरे नोट्स आपको कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। और ये जो इंडियन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल पर आपको पूरी बुक के नोट्स कंप्लीट मिलने वाले हैं। जय हिंद।